हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम सीरीज़ का थ्योरी पार्ट लर्न करने वाले हैं। ये जो थ्योरी है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अंडरलाइन करूँगी, जो आपको यूज़ होगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर 1 मार्क एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। और ये जो नोट्स हैं वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पे डाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद द थ्योरी पार्ट। सबसे पहले तो टाइम सीरीज़ का मतलब क्या है वो हम जान लेते हैं। टाइम सीरीज़ बेसिक डेफिनेशन इसका है, अ वेरिएबल ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज़। तो इसका मतलब क्या रहेगा, वेरिएबल ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर्स और प्रोडक्शन प्लान। अगर एक कोई कंपनी है, अगर एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका सेल्स पर ईयर कैसे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो यहाँ पे है, जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स में भी देखा है, यहाँ पे हमेशा टाइम का वेरिएबल रहेगा। ओके, ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमेशा टाइम कंसिडर किया जाएगा, एंड दैट टाइम कैन बी एनीथिंग, मिनट्स, सेकेंड्स तो बहुत ही कम हम रेयर केसेस में लेंगे, मिनट्स, आवर्स, वीक, मंथ, ईयर। ओके, ये सारे वेरिएबल्स हो गए टाइम की। और यहाँ पे क्या वेरिएबल कंसिडर होगा, अ वेरिएबल ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेल्स, प्रोडक्शन, ओके, और क्लाइमेट का सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, देन डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर है, वो सब यहाँ पे मेजर होगा। तो ऐसे कोई भी वेरिएबल्स जो टाइम के ऊपर डिपेंड है और जो हम टाइम के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, और ऐसा कोई अगर ग्राफ मिल रहा है तो वो है टाइम सीरीज। और इन डिटेल इसमें क्या रहेगा, ये देखिए प्रॉपर डेफिनेशन। टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन अ वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये है इसका परफेक्ट डेफिनेशन। अभी यहाँ पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, time series is a sequence of observations made on a variable at a regular time interval। तो ये regular time interval is very important। तो ये रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है फॉर अ डे, एक डे के लिए हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो हम आरली मेजर करेंगे। फर्स्ट आवर में कितना टेम्परेचर है, सेकेंड आवर में कितना टेम्परेचर है, थर्ड आवर में कितना टेम्परेचर है, ऐसे आरली 1 आवर का डिफरेंस लेके हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट आवर में मेजर कर दिया, सेकेंड आवर छोड़ दिया, बीच में 2 घंटे छोड़ दिए, एंड देन वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट 2 आवर्स छोड़ेंगे, देन वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। ऐसे 2-2 घंटे का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं वो फर्स्ट 1 आवर के बाद ले रहे हैं, देन अगेन 2 आवर के बाद ले रहे हैं, फिर से 1 आवर के बाद ले रहे हैं, फिर से 3 आवर्स के बाद ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ रेगुलर फिक्स टाइम इंटरवल। ये जो आपका टाइम इंटरवल है, अगर आप 1 आवर के बाद ले रहे हो तो 1 आवर के बाद ही आपको नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेना है। अगर आपको 2 आवर्स के बाद लेना है तो 2 आवर्स का ही प्रॉपर यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर किसी सेम ईयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया है, इट वांट्स टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, डिमांड के लिए उनको फर्स्ट ईयर का, उनको वहाँ पे उनका कुछ अकाउंट उनके पास होगा। इट विल बी अगेन taken into consideration for second year, then again for third year। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने ऑब्जर्व किया, देन दे वेंट फॉर द थर्ड ईयर, देन दे वेंट फॉर द अगेन फोर्थ ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। एट रेगुलर टाइम इंटरवल वो जो कुछ भी रीडिंग है या जो कुछ भी वो ऑब्जर्वेशन है वो करना ज़रूरी है, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड एज अ टाइम सीरीज। जो मैं अंडरलाइन मैंने किया है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जो अंडरलाइन किया है वो आप नोट्स आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फ्रॉम डे टू डे लाइफ। मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।
सो कोई भी कमोडिटीज़ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कंपनीज़ में, उसका मंथली, क्वार्टरली नहीं तो ईयरली वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। देन ईयरली जीडीपी, ये सब टाइम सीरीज़ के एग्जांपल है। मीन्स जो टाइम के हिसाब से जो वेरिएबल रीड हो रहे हैं, जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, वही एग्जांपल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली कॉल्ड टाइम सीरीज़। देन मंथली सेल्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर, वीकली प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, ओके दिस इज़ वीकली, ये वीकली कंसिडर हो रहा है प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स। देन डेली क्लोजिंग ऑफ अ शेयर एट अ स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट है। देन आर्ली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये सारे एग्जांपल्स टाइम सीरीज़ के हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़ एनालिसिस। सो ये टाइम सीरीज़ का जो एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये टाइम सीरीज़ डेटा है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डेटा रिक्वायर्स मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ओवर द टाइम। देन उसका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, ये हम क्यों कर रहे हैं, टाइम सीरीज़ का जो डेटा है ये प्रॉपर कलेक्ट करने के बाद उसका वो प्रॉपर वहाँ पे ऑब्ज़र्व करने के बाद, उसका रीडिंग लेने के बाद उस डेटा का क्या यूज़ है, वो यहाँ पे दिया गया है। सो दिस आर द uses of time series analysis. It is useful for studying the past behavior of a variable. So जैसे कि हम कंपनी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ओके अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका इस साल में, अगर प्रेजेंट ईयर में अगर हमें कितना प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, उसका अगर हम पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस देख लें, पास्ट ईयर का अगर टाइम सीरीज़ देख लें, तो उसने उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उस हिसाब से दिस ईयर फॉर द प्रेजेंट ईयर हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो वो लेस करना है, कम प्रोडक्शन करना है या ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, वो हमें पिछले उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें समझ में आ सकता है। देन द नेक्स्ट, अगर पिछले हिसाब से लेके हम करंट का हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ यूज़फुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। तो अगर यहाँ पे सेम एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई डेटा प्रेजेंट है, ओके अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट टाइम सीरीज़ है उस प्रोडक्ट का, तो वो फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, वो हम फ्यूचर हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और ही उस हिसाब से प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉरकास्टिंग फ्यूचर बिहेवियर ऑफ वेरिएबल। कि मैंने अभी बताया, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एन अप्रोप्रिएट टाइम सीरीज फ्यूचर प्लान्स कैन बी मेड रिलेटिंग टू सर्टन मैटर्स लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा। ओके, सो अगर आपके पास कोई टाइम सीरीज प्रेजेंट है तो फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन कैसा रहेगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का आपको चांसेस है या नहीं, रिस्क है या नहीं, वो आपको पता चलेगा। सी दिस इज़ हाउ अ प्लान्ड इकोनॉमी मेक्स प्लान्स for the future development on the basis of time series analysis of the relevant data. So this is just for understanding. जो मैं ऑरेंज कलर में यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ वही आपको इम्पोर्टेंट है। सो ये हो गए दो यूजेस। नेक्स्ट, इट इज़ यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। जैसे कि सेम मैंने जो ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है, सो इट इज़ यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, मतलब वो प्रोडक्ट का सेल कैसा चल रहा है। ओके, so given a graph yearly otherwise monthly, अगर कुछ वेरिएबल यहाँ पे है सेल्स और उसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है, दैट वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। एंड इट इज़ नेक्स्ट इज़ यहाँ पे इट इज़ यूज़फुल इन मेकिंग अ कंपेरेटिव स्टडी। इसका मतलब है अगर यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, सो यहाँ पे सपोज़ फर्स्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है और यहाँ पे उसी साल सेकेंड प्रोडक्ट का टाइम सीरीज प्रेजेंट है। ओके, तो कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, ऐसा नहीं कि डिक्रीजिंग है, जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है कि किस प्रोडक्ट ने अच्छा किया है, ओके किस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा जा रहा है, किस प्रोडक्ट का सेल कम जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में है। सो कंपैरेटिव स्टडीज़ कैन बी मेड बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द सेम यूनिट एंड फॉर द गिवन ईयर। सो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दो प्रोडक्ट हुआ है, अदरवाइज़ एक ही प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग साल का
यहाँ पे टाइम सीरीज़ निकाल के उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है, अ टाइम सीरीज इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा। अगर प्रोडक्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं है सो देन वी कैन नॉट रिलेट दैट डेटा। सो इसीलिए हमें सिमिलर जो है, सिमिलर प्रोडक्शन जो है, सिमिलर सेल्स जो है, सिमिलर वेरिएबल्स का हमें कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। फॉर सिमिलर वेरिएबल्स द कंपैरेटिव स्टडी कैन बी डन। Components of time series, now this is very important, components of time series। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, ये एरोज भी यहाँ पे निकाल लेते हैं इसकी। एंड योर प्रोडक्शन। ओके, तो जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड में देखा है, दिस इज़ योर एंड प्रोडक्शन। नाउ एक अगर ग्राफ है, सो यहाँ पे देखिए एक पार्ट होता है ग्राफ का जहाँ पे ये इंक्रीजिंग ही होते जा रहा है। ओके, ये जो पार्ट है इंक्रीजिंग ही होते जा रहा है। अदरवाइज़ किसी भी प्रोडक्ट या सेल के कोई भी वेरिएबल हम अगर लेंगे विथ कंपेयर टू द टाइम, ईयर, मंथ, नहीं तो क्वार्टरली, कुछ भी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, टाइम सीरीज लिया है हमने, तो उस ग्राफ में अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ आप उसका सेक्शन देख रहे हो तो उस ग्राफ को कंसिडर करके हम यहाँ पे उसका फिर से कंपैरेटिव स्टडी जैसे यूजेस, एनालिसिस, ओके, इस पार्ट को लेकर हम उसका आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। बट सेम थिंग ये इसके साथ, ये तो इस पार्ट के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इनफ, वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एब्रप्ट ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ और एब्रप्ट डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस ग्राफ में कि क्या हो रहा है। ओके, सो इस सेक्शन को हम कंसिडर करके उसका एनालिसिस करने के लिए आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द ग्राफ इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक पार्ट। ओके, और ये जो दूसरे जो मैंने मार्क नहीं किए हैं, दोज पार्ट आर कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक पार्ट। सो ये दो पार्ट है, सिस्टमेटिक पार्ट एंड नॉन सिस्टमेटिक पार्ट। सो यहाँ पे देखिए दिया है। ओके, सो जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा शोज कंटिन्यूस चेंजेस इन इट्स वैल्यूज ओवर टाइम गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ डेटा। सो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नेचर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये, ओके, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग नेचर। A close look of the graph, however, reveals that the fluctuations are not totally arbitrary and a part of this fluctuation has a steady behavior and can be related to the time. So उस fluctuations में भी ये जो part mark किया है मैंने वो consider कर सकते हैं हम further study के लिए। So this is the systematic part. The systematic part and non-systematic part होता है। सिस्टमेटिक पार्ट है और नॉन सिस्टमेटिक पार्ट है। द सिस्टमेटिक पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। जो सिस्टमेटिक पार्ट है वो आगे डिवाइड हुए हैं। ओके, सिस्टमेटिक पार्ट को आगे डिवाइड किया गया है। सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड जो कि डिनोट करते हैं टी से। सीजनल वेरिएशन, वेरिएशन इज डिनोटेड बाय एस। एंड साइक्लिकल वेरिएशन, इसको भी हम यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज सी। एंड इरेगुलर वेरिएशन, और द सेकेंड पार्ट जो है नॉन सिस्टमेटिक पार्ट, इसे कहते हैं इरेगुलर वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर वेरिएशन आर। सो जो कुछ भी टाइम सीरीज रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम
सो वॉट एवर द टाइम सीरीज इज़ देयर, सो जो कुछ भी पूरा अगर टाइम सीरीज हम कंसिडर करेंगे, ये पूरा ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में ये सारी चीज़ें होंगी, दिस ऑल द पार्ट्स विल बी देयर, बट स्टडी करने के लिए ओनली सिस्टमेटिक पार्ट इज कंसिडर. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. नेक्स्ट हम अभी ये स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट स्टडी करने वाले हैं. दिस इज फर्स्ट वन इज सेक्युलर ट्रेंड. नाउ सेक्युलर ट्रेंड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द सेक्युलर ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ टाइम सीरीज. Okay, secular trend is the long term pattern of the time series. Secular trend can be positive and negative. Secular trend can be positive or negative depending on whether the time series exhibits an increasing long term pattern or a decreasing long term pattern. The secular, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ. जस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं. सेम वे यू कैन मार्क ऑन योर टेक्स्ट बुक. द सेक्युलर ट्रेंड शोज अ स्मूथ एंड रेगुलर टर्म मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज. Secular trend does not include short-term fluctuation. This is important, but only consists of a steady movement over a long period of time. ये लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ टाइम सीरीज है. सो यहाँ जैसे कि इस ग्राफ में हमने देखा, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो ज़्यादा देर तक है. ओके, मीन्स फॉर मोर ईयर्स, अदरवाइज फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ प्रेजेंट देयर. और ये जो है वो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है. मतलब ज़्यादा देर तक वो ग्राफ इंक्रीजिंग ही दिखा रहा है एंड अगेन वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है. सो लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्राफ हमारे पास है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द सेक्युलर ट्रेंड. ओके, सो उस सेक्युलर ट्रेंड में भी लॉन्ग टर्म का कंसिस्टेंसी क्या दिखा रहा है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए. लॉन्ग टर्म मतलब वो ज़्यादा देर तक अपवर्ड मोमेंट ही दिखा रहा है. इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, वो एब्रप्टली ड्रॉप नहीं हो रहा है. और यहाँ पे ये भी सेक्युलर ट्रेंड का ही एग्जांपल है, बट ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है. मतलब यहाँ पे वो डिक्रीजिंग होते जा रहा है. यहाँ पे बीच में थोड़ा सा है लेकिन वो प्रॉपरली डिक्रीजिंग ही हो रहा है. सो एब्रप्ट चेंज कहीं पर भी नहीं दिख रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेक्युलर ट्रेंड. लॉन्ग टर्म के लिए जो एक ही कंसिस्टेंसी दिखा रहा है उसे कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड. तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ द मूवमेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इट इज़ द मूवमेंट दैट द सीरीज वुड टेक इफ़ देर इज़ नो सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन. सो इस ग्राफ को कुछ भी अगर दूसरा फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्युलर ट्रेंड. और इफ़ अ टाइम सीरीज डज नॉट अलाउ एन इंक्रीजिंग, और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ टाइम सीरीज डज नॉट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न देन द सीरीज इज स्टेशनरी अराउंड द मीन. मीन्स द स्टेशनरी, दैट इज दिस एग्जाम्पल वी कैन टेक. ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, that means it is stationary. Okay, it is stationary. So ये भी secular trend का part है. So this is the explanation for secular trend. Next is seasonal variation. लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम इसका मेन एग्जाम्पल देख लेते हैं and then we'll come to this. यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ दिया है. This example, the following table shows quarterly sales in lakh रुपीज़ ऑफ वुलन गारमेंट्स इन 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स. सो ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और ये क्वार्टरली यहाँ पे दिया है. मतलब यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, सो क्वार्टरली ये हर एक ईयर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है एंड द ग्राफ इज शोन हियर. सो सपोज़ ये हम ईयर लेते हैं 1995, 1996, जस्ट फॉर कंसिडरेशन, वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, 1997 एंड 1998, ये हम कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में सेल्स ऊपर है, देन अप्रैल, मई, जून में सेल नीचे गया. यहाँ पे जून, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से बढ़ गया एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इट हैज़ रीच्ड इट्स हाईएस्ट
पीक पॉइंट मीन्स योर द वुलन गारमेंट्स का यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया, सो फिर से यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ गया और नेक्स्ट ईयर में फिर से वो ड्रॉप हो रहा है और फिर से वही क्वार्टरली वो यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है. देन अगेन द पैटर्न इज़ रिपीटिंग, अगेन द पैटर्न इज़ रिपीटिंग. मीन्स ये सीजनल यहाँ पे वेरिएशन वो दिखा रहा है. ओके, सो सीजनल वेरिएशन कब होगा? पर्टिकुलर आइटम्स का, पर्टिकुलर सेल्स का, पर्टिकुलर वेरिएबल सीजनली वो सेम ग्राफ वहाँ पे अपीयर होगा. नॉट एग्जैक्टली सेम बट उसका कंसिस्टेंसी मीन्स अगर फर्स्ट क्वार्टर्स के बाद यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पर भी वो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है. ओके, सो सीजनली इट अपीयर्स. सो जो ग्राफ वहाँ पे दिख रहा है वो सीजनली वो अपीयर होते रहेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड सीजनल वेरिएशन. तो फिर से हम यहाँ पे उसका थियरी जो क्या है वो उसके थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं. जो इंपॉर्टेंट है वो बीच में मैं मार्क कर दूँगी. Time series exhibits seasonal variation in the sense that similar patterns are repeated from year to year. This is important. From year to year, if it is observed, it is called seasonal variation. Again, same. Seasonal variation is the component of a time series that involves patterns of change within a year that repeat from year to year. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, see here, within a एक ईयर का ही ये पैटर्न है. विद इन अ ईयर उसका टाइम यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखा है, टाइम सीरीज लिया है. देन ईयर अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर सेम. सो विद इन अ ईयर वो ईयर टू ईयर वो रिपीट हो रहा है. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर एक एग्जाम्पल दिया है तो वो किस चीज़ का वेरिएशन है वो आपको भी आना चाहिए. सो एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वार्म क्लोथ्स एंड वुलन प्रोडक्ट्स हैव अ मार्केट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. देन फैंस, कूलर्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स आर इन ग्रेट डिमांड ड्यूरिंग समर. ओके, फैंस दिस दे आर इन ग्रेट डिमांड ड्यूरिंग द समर. अम्ब्रेला एंड रेनकोट का सेल कब ज़्यादा होगा? इन रेनी सीजन. देन डिफरेंट फेस्टिवल्स, क्लॉथ्स एंड फायर क्रैकर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग दिवाली. दिवाली पर ज़्यादा क्लोथ्स और फायरवर्क्स का सेल्स होता है, सो उसका डिमांड उसमें ज़्यादा रहेगा. सो वो पैटर्न उस दिवाली के मंथ्स में ही हाईएस्ट दिखाएगा एंड देन इट विल ड्रॉप डाउन. ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हो गए 1 ईयर का. इसका ये मतलब नहीं कि ईयरली ही सीजनल वेरिएशन हम देखेंगे. ईयरली तो एक एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ सीजनल वेरिएशन कैन बी मंथ, वीक, डे और इवन एन आवर. मंथ का अगर हमें वहाँ पे सीजनल वेरिएशन देखना है तो हम ईयर वाइज कंसिडर करेंगे और आवर का अगर हमें देखना है तो हम वहाँ पे फुल डे का ऑब्जर्वेशन करेंगे. ओके, सो कौन से आवर में वो रिपीट हो रहा है वो हम वहाँ पे देखेंगे. देन सी हियर द एग्जांपल्स गिवन. एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे. पैसेंजर ट्रैफिक एट अ रेलवे स्टेशन. ओके, सो हर दिन का अगर हम देख रहे हैं, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, यहाँ पे अगर हम वहाँ पे डेटा देख रहे हैं तो पैसेंजर ट्रैफिक रेलवे स्टेशन किस आवर में पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा वही सेम वहाँ पे नेक्स्ट डे उसी टाइम पे ज़्यादा रहेगा, थर्ड डे भी उसी टाइम पे ज़्यादा रहेगा. बिकॉज काम से छुट्टे वक्त, काम से आते वक्त, ओके, या काम पे जाते वक्त उसी पीक आवर्स में वो ग्राफ वहाँ पे ऑब्जर्व होगा. सो दैट इज़ पैसेंजर ट्रैफिक एट रेलवे स्टेशन. देन टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी. ओके, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी एग्जिबिट सीजनल वेरिएशन ओवर आवर्स. सो दोपहर के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, सेम डे नेक्स्ट डे भी वही टेम्परेचर में ज़्यादा रहेगा. सो उस टाइम पे वो सीजनल वेरिएशन, वो पैटर्न रिपीट होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द सीजनल वेरिएशन. तो ये तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया. दैट यू कैन जस्ट रीड. ये पार्ट आप जस्ट रीडिंग के लिए आप रख सकते हैं. नेक्स्ट, साइक्लिकल वेरिएशन. ओके, अभी जो एक सीजनल वेरिएशन है उसका पैटर्न यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है. ओके, लेकिन हर साल में वो रिपीट हो रहा है. और यहाँ पर भी जैसे हमने एग्जांपल्स देखा, वहाँ पे हमने अगर यहाँ पे ईयर वाइज लिया है कि हमने यहाँ पे ईयर वाइज लिया है तो वो
मंथली उसी मंथ में वो पैटर्न रिपीट होगा, यहाँ पे उसी आर में वो पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसी टाइम पे वो हर एक ईयर में वो रिपीट हो रहा है। बट साइक्लिकल वेरिएशन में क्या होना है, यहाँ पे साइक्लिकल वेरिएशन में इट रिपीट्स, ओके, इट रिपीट्स, बट ऐसा नहीं है कि वो ईयरली ही रिपीट होगा। ओके, वो फर्स्ट ईयर में अगर वो दिखाई दे रहा है तो सेकेंड ईयर में अगर दिखाई दे रहा है वो पैटर्न, देन इट कैन बी शोन अनदर आफ्टर 4 years। ओके, सो अनदर आफ्टर 4 years इट कैन बी शोन इन द 6th ईयर। उसके बाद वो डायरेक्टली हमें 10th ईयर में भी वो दिख सकता है सिमिलर पैटर्न। ओके, सो इसको कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। सो ऐसा साइक्लिकल वेरिएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो ईयर वाइज रिपीट हो रहा है, आरली रिपीट हो रहा है। सो इट कैन बी शोन आफ्टर सम ईयर्स। इसका कोई रेगुलर पीरियड नहीं है कि वो ईयर बाय ईयर वो हमें दिख रहा है। ओके, सो एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है, सो दैट विल बी योर cyclical variation is a long term oscillatory moment in value of a time series। okay? टाइम सीरीज वो ईयर वाइज ही वहाँ पे। ओके, सो एक कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर देती हूँ। जो डेटा है और जो ग्राफ प्लॉट होगा और एल्स जो ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, उसका टाइम पीरियड जो है, क्योंकि वो टाइम सीरीज़ है, वो हमें टाइम सीरीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब अगर 2 इयर्स का गैप है, 2 इयर्स के बाद अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब क्या है, जो कुछ भी आप ग्राफ वहाँ पे निकाल रहे हो ईयर वाइज, अगर फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द थर्ड ईयर and if it is observed again after many years, so this is called as the cyclical variation। okay, that is called as the cyclical variation। so ये बहुत ही लॉन्ग स्पैन के बाद आपको दिखता है, ऐसा नहीं कि ईयर वाइज दिखेगा। so here again see, cyclical variation occurs over a long period, usually several years। oscillatory moment, and here एक वर्ड आया है, साइक्लिकल वेरिएशन इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मोमेंट। लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मोमेंट मतलब क्या है, आपने साइंस में पढ़ा होगा पेंडुलम। ओके, यहाँ से ये पेंडुलम निकलेगा, दिस कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, ओके, देन सेकेंड ऑसिलेशन, थर्ड ऑसिलेशन, ऐसे। तो ये मतलब क्या, ये ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ये अगेन ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑसिलेशन। ये यहाँ पे इन डिटेल यहाँ पे इस ग्राफ से पता चलेगा हमें, सो दैट विल सी। सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वन कंप्लीट राउंड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ साइकिल। ओके, सो एक बार जैसे फिर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ से छोड़ के अगर फिर से वो वहाँ आ रहा है तो दैट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन एंड दैट इज़ कॉल्ड अ साइकिल। देन दिस, द लेंथ ऑफ अ साइकिल और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन विद इन अ साइकिल कैन चेंज फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर। सो यही है, इसका मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे, ये जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। See the next point here, it is given cyclical variations can consist, this is here, cyclical variation can consist of a period of 5 years, 10 years और even longer, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट की तरफ जाते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है यहाँ पे बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। Recurring ups and downs in a business are the main causes of the cyclical variation।
सो ये जो है दिस इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। सो बिजनेस साइकिल क्या है? नाउ द ये वाई टी, दिस वाई टी कैन बी एनीथिंग, सेल्स, डिमांड, प्रोडक्शन, ओके, ये कुछ भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? धीरे धीरे कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन या कुछ भी जो है वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है एंड इट रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट टू गेन प्रॉफिट। देन कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस हो या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हो, कुछ पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, जैसे जीएसटी में कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे लॉस में जा रहा है और वो इतने पीक पॉइंट पे जा रहा है कि दैट इज़ द हाईएस्ट लॉस फॉर द कंपनी। ओके, सो ये जो हाईएस्ट प्रॉफिट पॉइंट पे गया था दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी, वो धीरे धीरे बिजनेस उसका नीचे जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिसेशन। और वो बहुत ही नीचे चला गया है जहाँ से वो उसका बहुत सारा लॉस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिप्रेशन पॉइंट। और उस डिप्रेशन से वो धीरे धीरे फिर से वो निकल रहा है, इट इज़ अगेन ग्रोइंग, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिकवरी एंड अगेन इट इज़ शोइंग द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ओके, दिस इज़ कॉल्ड वन बिजनेस साइकिल। अभी ये बिजनेस साइकिल ऐसा नहीं है कि एक ईयर में ही सब कुछ हो रहा है। ओके, सो इट इज़ ग्रेजुअली ग्रोइंग। ओके, पूरे 1 2 3 साल तक वो प्रॉफिट चला रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इट गेन्स अ प्रॉफिट पॉइंट। और कुछ कंडीशंस की वजह से, यहाँ पे दिया है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स की वजह से वो लॉस में जा रहा है। सो इट हैज़ gone in loss for many years again and again it is growing up, the business is again growing. Okay, so that is called as the business cycle and it comes under the cyclical variation. So next it is irregular variation. सो इरेगुलर वेरिएशन में यहाँ पे जैसे पिछले ग्राफ में हमने देखा, अगर कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पार्ट है, सो दैट इज़ इसी में सब कुछ सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन आ रहा है। और जो दूसरा इरेगुलर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलर, जो नॉन सिस्टमेटिक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द इरेगुलर वेरिएशन। वाई डज दैट ऑकर? इरेगुलर वेरिएशंस क्यों दिखाई देते हैं? सो दिस इज़ बिकॉज योर irregular variations are unexpected variations in time series caused by unforeseen events that can include natural disasters like floods, famines, political events, line strikes or agitations, international events like wars or other conflicts. So इस factors की वजह से irregular variation we can see in the time series graph. So this irregular variations do not follow any patterns and are therefore totally unpredictable. For this reason, irregular variations are also known as unexplained or unaccounted variation. irregular variation में आपको कोई और चीज़ डीपली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, only you have to remember that it is unpredictable एंड डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। ओके, ये दो चीज़ें आपको लर्न करनी है इसमें। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज़। अब इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या है? सो पहले जब हमने देखा वो सब थियोरी पार्ट था। सो ये जो हमने सब कुछ उसमें देखा है, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशंस, वो सब एक ही ग्राफ, एक ही टाइम सीरीज़ का पार्ट होता है, राइट? सो जो ग्राफ हमने वहाँ पे एज अ रफ यहाँ पे देखा था पहले, तो ये सारी चीज़ें, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, ये पूरा एक ही टाइम सीरीज़ का पार्ट होता है। उसमें से भी हमने सिस्टमेटिक पार्ट चुना था फॉर एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़। ये एनालिसिस के लिए सिस्टमेटिक पार्ट यूज़ होता है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ द नॉन सिस्टमेटिक पार्ट, दैट इज़ द इरेगुलर वेरिएशन। तो इन सारों का ये नोटेशन यहाँ पे दिया है एंड द मैथमेटिकल मॉडल मतलब उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली ये फॉर्मूला है टू कंबाइन ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये जो चारों कंपोनेंट्स है, वी आर कंबाइनिंग ऑल द कंपोनेंट्स टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज।
सो इस मैथमेटिकल मॉडल का मीनिंग क्या है? ये फॉर्मूला है जो कंबाइन करता है इन चारों कंपोनेंट्स को और वो रिप्रेजेंट करेगा उस टाइम सीरीज को मैथमेटिकल फॉर्म में. सो द टाइम सीरीज हियर इज डिनोटेड बाय एक्स टी. टाइम टी जो दिया है, टाइम टी, सो इज इक्वल टू वहाँ पे क्या दिया है? टी 0 1 टिल टी. अब ये 0 मतलब फर्स्ट ईयर हो सकता है, ये सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर 0 मतलब ये है बेस ईयर. ओके, सो दिस नेक्स्ट ईयर, सो ये 2 आएगा, 3 आएगा, और ये लास्ट जो ईयर हमने सिलेक्ट किया है दैट इज रिटर्न एज कैपिटल टी. टोटल टाइम पीरियड. ओके, दिस इज टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10th ईयर, 20th ईयर, ऐसे ये जो लास्ट पीरियड होगा, लास्ट ईयर होगा, दैट विल बी द कैपिटल टी. सो इस टाइम पर उस वेरिएबल का क्या वैल्यू है, दैट इज द एक्स टी. सो विल गो फॉर द मैथमेटिकल मॉडल. सो दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल. दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है और इनके जो एजम्पशंस है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दोनों मॉडल हम देख लेते हैं. The additive model assumes that the value xt at time t is the sum of the four components at time t. So यहाँ पे जो है xt उन सारे components का एडिशन है, और यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में इन चारों का मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में उन चारों कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है टाइम सीरीज, और एडिटिव मॉडल में चारों कंपोनेंट्स का एडिशन होता है. सो योर ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. द एडिटिव मॉडल अज्यूम्स दैट द फोर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मतलब ये जो वेरिएबल्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. किसी एक का अगर चेंज हो गया तो उस चेंज का दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नेक्स्ट, all the four components must be measured in the same unit of measurement. जैसे कि रुपीज़, अगर एक ट्रेंड में यहाँ पे अगर इस सेक्युलर ट्रेंड का अगर यूनिट है रुपीज़ में, तो इन सारों का यूनिट रुपीज़ में ही होना चाहिए. अगर इसका प्रोडक्शन सेल्स इन यहाँ पे मिलियंस है, टन्स है, तो इन सारों का टन्स में ही होना चाहिए. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम. दैट इज द सेकेंड एजम्पशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीजनल वेरिएशन डज नो चेंज एज द सीरीज गो अप और डाउन. इसका मतलब क्या है? अगर टोटल सेल्स, अगर पूरा हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, टोटल सेल्स अगर फर्स्ट ईयर में 100 है और कुछ सीजनल कंपोनेंट्स, कुछ सीजनल कमोडिटीज़ का सेल अगर जस्ट 10 पॉइंट्स में बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में भी अगर ओरिजिनल सेल ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन वो सीजनल उस मंथ का सेल वैसा ही रहेगा. ऐसे कुछ नहीं कि कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो इट इज़ कांस्टेंट, तो वो सेल्स कांस्टेंट रहेगा. अगर पूरा ओवरऑल सेल अगर बढ़ रहा है ईयरली, लेकिन फिर भी सीजनल चेंज जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. सीजनल चेंजेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे. अगर पूरा डेटा जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे अगर सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन सीजनल इफ़ेक्ट जो है, ओके, सीजनल सेल्स जो है उसमें कोई ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. अगर सीजनल में हमें +100 पहले ईयर में दिया है तो नेक्स्ट ईयर में भी वो +100 ही देगा, उसके बाद के ईयर में भी वो +100 ही देगा. और डिक्रीज़ भी अगर हो रहा है, अगर कुछ डिक्रीज़ भी हो रहा है, लेकिन ये अगर फर्स्ट ईयर में 100+ दे रहा है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, +100 का ही वो वहाँ पे सेल्स करेगा. तो ओवरऑल भी अगर चेंज हो रहा है
सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन की वजह से भी अगर कोई डेटा में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, फिर भी सीजनल वेरिएशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो जैसे सेल्स है, अगर फर्स्ट ईयर में 100 प्लस का सेल 100 प्लस अगर उसने ज़्यादा कमोडिटी सेल किया है, तो सेकेंड ईयर में भी वो उतना ही सेल करेगा, थर्ड ईयर में भी उतना ही सेल करेगा, फोर्थ ईयर में भी उतना ही सेल करेगा। सो दैट सीजनल वेरिएशन इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, द सीजनल वेरिएशन इज कांस्टेंट इन दिस केस। ओके, ज़्यादा वास्ट डिफरेंस यहाँ पे चेंज सीजनल वेरिएशन में नहीं होता है। ओके, और ये जो पॉइंट है, द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स इज ऑफन नॉट रियलिस्टिक। मीन्स जैसे कि इट इज़ नॉट रियलिस्टिक मतलब क्या है, रियल में रियल सेल्स अगर हम देखें तो सीजनल में चेंजेस होंगे। ओके, सीजनल चेंजेस विल बी ऑब्जर्व, सो सीजनल चेंजेस विल बी ऑब्जर्व, सो दैट्स वाई ये जो एजम्पशंस एडिटिव मॉडल में किए गए हैं इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। ओके, सो दैट्स वाई इन सच केसेस जहाँ पे सीजनल चेंजेस चेंज नहीं हो रहे उसमें हम एडिटिव मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे सीजनल चेंजेस दिखाई दे रहा है वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ होगा। ओके, सो विल गो टू द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल नाउ। द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल दैट द वैल्यू एक्स टी एट द टाइम टी इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर कंपोनेंट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा और यहाँ पे एडिशन यूज़ होगा एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन, the multiplicative model does not assume independence of the four components and therefore it is more realistic. So यहाँ पे all the components are dependent on each other and ये सही है क्योंकि अगर किसी एक में चेंज हो रहा है, अगर साइक्लिकल वेरिएशन में अगर चेंजेस हो रहा है तो वो पूरा चेंज करेगा टाइम सीरीज को। ओके, सो एंड दिस चेंज is dependent on each other, so all the components are dependent on each other, that is the first assumption here. Next, values of trend are expressed in units of measurements and the other components are expressed as percentage or relative values, hence are free from units of measurements. Okay, so यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड के जो ट्रेंड कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड, ओके, ओनली सेक्युलर ट्रेंड विल बी यूनिट्स, इसका यूनिट होगा रुपीज़, टन्स, ओके, केजेस, मिलियन, टन्स, ऐसे यहाँ पे इसका यूनिट्स होगा। बट जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, रिमेनिंग कंपोनेंट्स जो है वो परसेंटेज में, रेशियो में वहाँ पे मेजर किए जाएंगे। ओके, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू चूज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कब होगा, when the magnitude of the seasonal variation in the data depends on the magnitude of the data. ओके, सो फर्स्ट ईयर में अगर 2% से सेल बढ़ रहा है फॉर द ओरिजिनल जो ओवरऑल है, ओवरऑल सेल्स है, ओके, सो 100 अगर है तो 2% से अगर उसका बढ़ेगा तो सेकेंड ईयर में अगर ओवरऑल सेल हो रहा है 200 तो इसके 2% से सीजनल वेरिएशन का सेल बढ़ेगा। सो परसेंटेज एंड द एग्जैक्ट नंबर इज डिफरेंट, सो 2% ऑफ 100 अलग नंबर देगा और 2% ऑफ 200 अलग नंबर देगा फॉर द सीजनल इफेक्ट। सो योर द सीजनल वेरिएशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, सो यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन है इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, सो जैसे यहाँ पे magnitude of the seasonal variation increases as the data value increases and decreases as the data value decreases, लेकिन यहाँ पे सीजनल वेरिएशन यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, डेटा जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा सीजनल वेरिएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सीजनल वेरिएशन में चेंजेस होगा। ये 3 एजम्पशंस है दोनों मॉडल के लिए, वो ध्यान में रखना है। आई विल नंबर योर। सो फर्स्ट तो क्या है यहाँ पे, ये सम है, एडिटिव मॉडल सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स है, देन all the 4 components of time series are independent, they are of same unit and seasonal variation does not change, means seasonal variation is constant and this is not realistic। ये हो गए 5 assumptions इसके। और यहाँ पे
एजम्पशंस 4 है, लेकिन ये मैंने जस्ट पॉइंट्स 5 नोट डाउन किए हैं. देन हियर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में मल्टीप्लिकेशन है. डज नॉट अज्यूम इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस नहीं है मतलब ये डिपेंडेंट है. Means they are dependent. Components are dependent on each other. So this is the second point. Then your unit of measurement, only secular trend has unit, and other are percentage or relative values. This is the third one. Then seasonal का जो वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस होता है. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशन इज टेकन अंडर कंसिडरेशन. सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट. ओके, सो दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQs, फॉर द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट, ओके, ये अभी जो है यहाँ पे एनालिसिस के बारे में है. ये जो मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, मतलब जो हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया है, 4.1 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने सिर्फ सेक्युलर ट्रेंड जो है उसका ही हम एनालिसिस कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इट गिव्स इंक्रीजिंग ग्राफ देता है, अदरवाइज डिक्रीजिंग ग्राफ देता है. ओके, सो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं. सो ओनली सेक्युलर ट्रेंड कैन बी एनालाइज, और अदर मेथड्स हमें अभी तक यहाँ पे नहीं दिया गया है. सो और वो हमने क्या मेथड्स देखा है? ग्राफिकल मेथड वी हैव सीन, मूविंग एवरेज मेथड एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. ग्राफिकल में क्या करते हैं? हम ग्राफ निकालते हैं, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ एंड द ट्रेंड लाइन इज. नाउ योर this method is simple and does not require any mathematical calculation. Okay, we have seen this while plotting the graph. So ये simple है, but different researchers may draw different trend lines for the same set of data. So therefore here forecasting using this method is therefore risky if the person drawing freehand curve is not efficient and experienced. बट इट इज़ फ्लेक्सिबल मेथड. ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, इन्वॉल्व्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क. ईजी है, बट वॉट एवर आई हैव अंडरलाइन विद द ऑरेंज वन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट मेथड वी हैव डन इज़ द मूविंग एवरेज मेथड. बट इसमें क्या होता है? इट does not provide a mathematical equation for the time series and hence cannot be used for the purpose of forecasting. What is the drawback? Sum of the trend values at the end of each given series cannot be estimated by this method. तो जैसे कि अब अगर आप वो वीडियो देखेंगे, टाइम सीरीज का वीडियो जो हमने वहाँ पे सीखा है एक्सरसाइज 4.1, हम 5 ईयरली में पहले 5 लेते हैं, लेकिन वो पहले 5 लेते वक्त यहाँ पे कोई ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं लिखा होता है, और अगर लास्ट 5 लेंगे तो लास्ट 2 वैल्यू छूट जाते हैं और इसका ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलता है. ओके, सो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दैट. वो पूरा ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं देगा. देन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. फॉर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, it is the most objective and perhaps the best method of determining trend in a given time series. अभी ये क्यों? Because it gives the perfect equation of trend line a plus bu. It gives the equation. और अगर कोई भी वैल्यू हमें फोरकास्ट करना है, अदरवाइज हमें पास्ट उसका बिहेवियर भी अगर देखना है, तो ट्रेंड लाइन का हमारे पास परफेक्ट इक्वेशन है. वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ यू एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन or sales or whatever the variable is given. So this is the best method. So this is the theory part. इसके जो questions हैं MCQs के, वो हम miscellaneous exercise में solve करेंगे and that will put in the next video. Okay, thank you students.